हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। गली में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं दुल्हन के लिबास में बैठी अपने कमरे की खिड़की से सर टिकाए हुए बाहर झांक रही थी। गली में दूर दूर तक खामोशी थी, अलबत्ता मेरे अपने ही घर में काफ़ी ज़्यादा शोर व गुल मचा हुआ था। ढोल और गानों की आवाज़ों ने एक अलग मंजर बना रखा था। सब लोग बहुत खुश थे और बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे। आज मेरी शादी का दिन था। हर तरफ खुशियों का समा बंधा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा मनपसंद जीवन साथी मुझे मिल रहा था। मेरी शादी को लेकर जहाँ बहुत से लोग खुश थे तो वहाँ बहुत से लोग नाराज़ भी थे, क्योंकि शादी पसंद की थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मैं दुल्हन का लिबास ओढ़े अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। मैं मन में बहुत से ख्वाब सजाए हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार बैठी थी। सहेलियां मुझे छेड़ रही थीं और मेरी खामोशी का भरपूर मज़ा उठा रही थीं। मैं जब भी बोलने लगती तो सब मुझे कहती कि तुम दुल्हन बनी हुई हो, आज तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं खामोश हो जाती। अम्मा कमरे में आई तो मैंने अम्मा से कहा कि ये मुझे बहुत तंग कर रही हैं मजाक करके, इन्हें यहाँ से ले जाएं, मुझे सुकून से नहीं बैठने दे रही। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी सहेलियाँ हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतने में बाहर से आवाज़ आई कि बारात आ गई है, सब बारात के इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाएं। सारी सहेलियाँ मुझे छोड़कर जाने लगीं तो मैंने अपनी एक सहेली का बाजू पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। मैंने उसे कहा, नादिया तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी सांसें फूल रही थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ते मुझे कहने लगी, तुम तो अभी से ठंडी पड़ रही हो, हौसला रखो, अभी तो पूरी रात पड़ी है। और कहकहा लगा के हंसने लगी। ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा और कुछ देर बाद अब्बा और अम्मा मौलवी को लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुए। ये सबसे मुश्किल मरहला था। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों में आंसू भर आए। इस घर से मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी यादें तो नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी घर से दूर जाने की उदासी थी और साजन के घर जाने की खुशी भी। निकाह हो गया। हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी। मेरे ससुराल में से कुछ लोग मेरे सर पर प्यार देकर मुझे मुबारकबाद के साथ ढेर सारी दुआओं से नवाज कर गए, लेकिन मेरी आंखों को जिसका इंतज़ार था वो नहीं आई। मैंने अपनी सहेली नादिया से पूछा कि मेरी सास कहाँ हैं, तो उसने बताया कि मुंह सुझाकर एक साइड पर बैठी हैं। नादिया कहने लगी कि सब गांव वाले बातें कर रहे हैं कि बेटे की शादी करने आई है और मुंह बनाया हुआ है, लगता है सास राजी नहीं शादी से। अंकल आंटी की बहुत बेइज्जती हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था अपनी सास की इन हरकतों पर, मगर मैं रज़ा की खातिर चुप रही। मुझे नादिया ने समझाया कि तुम इधर उधर की सोचें मत लो, तुम बस अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए रज़ा भाई के साथ अच्छी बातें सोचो, ये मामलात तो चलते ही रहते हैं। नादिया की इस बात से मैं काफ़ी तसल्ली में थी। मुझे तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आज फातिमा खान से फातिमा रज़ा बन गई थी। इस नए नाम और नई पहचान के साथ मुझे अपना आप बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं अपने ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। नहीं तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मिलती। बहुत से लोगों की कोशिश थी कि हम भी एक ना हो पाएं, लेकिन ये मेरी और रज़ा की मेहनत का नतीजा था कि आज हम एक हो रहे थे। रज़ा और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा दीवार बनकर डटे रहे। यही वजह थी कि आज हम एक दूसरे का साथ नसीब होने जा रहा था। इतने में कमरे में नादिया खाना लेकर आई और कहने लगी, पेट भरकर खा ले, मुझे नहीं लगता तेरी सास तुझे आज की रात कुछ खाने के लिए देगी, खड़ूस कहेगी। नादिया को मेरी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को।
अम्मा ने कहा थोड़ा बहुत कुछ खा लो। मुझे नादिया ने थोड़ा सा खाना खिलाया। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। मैंने अम्मा से कहा मेरे हिस्से का थोड़ा सा खाना आप मुझे साथ दे दीजिएगा। अगर मुझे किसी ने खाना ना पूछा तो मैं अपना खाना निकाल कर खा लूँगी। और हंसने लगी। अम्मा ने कहा पागल हो गई है क्या, कोई ऐसे भी करता है? पहले ही दिन जाकर क्यों अपनी सास से लड़ाई करवानी है? वो तो आगे ही मुंह बनाए बाहर बैठी हुई है। मैंने अम्मा से कहा आप परेशान ना हो, रज़ा देख लेंगे। शादी तो हो गई है, अब मुंह बनाने से क्या फ़ायदा? अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा कि देखो फातिमा, तुम्हारी सास तुम्हारी शादी को लेकर राज़ी नहीं है, तो अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी सास से ज़रा बच कर रहना। मैंने अम्मा से कहा आप बेफिक्र रहें। इतने में बाहर से अब्बा आए और कहने लगे रुखसती का वक्त आ गया। अब्बा आंसुओं से भरी हुई आंखें लेकर मुझे कहने लगे फातिमा बेटी, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मैं भी अब्बा के सीने के साथ लगकर रोने लगी। मेरा दिल भर आया था। इतने में नादिया ने पीछे से आवाज़ लगाई, रो मत, तेरा मेकअप उतर गया तो रज़ा भाई को कौन संभालेगा? वो तुझे देखेंगे तो डर जाएंगे। सब हंसना शुरू हो गए। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार दिया और मुझे अपनी आगोश में लेकर रज़ा के पास चले आए। रज़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं भी किसी से कम नहीं लग रही थी। बारात ने जब मुझे देखा तो हर किसी के मुंह पर माशाअल्लाह जैसे अल्फाज थे। उदासी का माहौल पैदा करते हुए मैं अपने साजन के साथ रुखसत होकर अपने घर चली गई। यहाँ से मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है। मेरा नाम फातिमा है और मैं एक गांव में रहती हूँ। मैं बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा मोची का काम करते हैं और मेरी अम्मा घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे कि मैं स्कूल की भारी भारी फ़ीसें अदा करूं और तालीम हासिल करूं। इसलिए मैं भी अम्मा के साथ कभी कभी काम पर चली जाती। ज़्यादातर मैं अपने घर का काम करती थी। अम्मा ने मुझे हर तरह का खाना पकाना सिखा रखा था। अम्मा और अब्बा काम से थके आते तो मैं घर का सारा काम निपटा कर खाना तैयार करके रखती और फिर हम इकट्ठे खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते। हमारे गांव में सब लोग ही मेहनत मजदूरी करने वाले थे। मेरी एक ही सहेली थी, नादिया मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। हम दोनों सहेलियां एक दूसरे से कभी भी कोई बात नहीं छुपाती थीं। खाना पीना, खेलना कूदना, हर काम साथ साथ करती थीं। हमारे वालिदैन को भी हमारी दोस्ती से कोई मसला ना था। मैं सारा दिन जब घर में अकेली होती तो नादिया अक्सर मेरे घर आ जाती या फिर मैं उसके घर चली जाती। हम खूब बातें करती और एक दूसरे के घर के काम में एक दूसरे का हाथ बटाती। आज जब अब्बा घर आए तो अब्बा के हाथ में एक शॉपर था जिसमें लेडीज़ जूते थे। मैंने अब्बा के हाथ से शॉपर पकड़ते हुए अब्बा से पानी का पूछा। अब्बा के कहने पर मैंने अब्बा को पानी का गिलास भर के दिया और कहा कि बस अम्मा अभी आने ही वाली हैं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। मैंने कहा अब्बा ये जूतों का शॉपर किसका है? अब्बा ने बताया कि ये हमारे गांव का जो करियाने की दुकान है ना, उसकी बीवी का है। आज वो मेरी दुकान पर अपने जूते ठीक करवाने आई थी। उसे कुछ जल्दी थी तो वो जूते छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि मैं घर ले जाऊं और दुकान पर पकड़ा दूंगा। दुकान पर गया था जूते पकड़ाने। देखा कि दुकान बंद थी तो मैं घर ले आया। मैंने अब्बा से कहा कि वो तो बहुत ही बदतमीज़ खातून है अब्बा। अब्बा ने कहा बेटा ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करते। मैंने अब्बा से कहा नहीं अब्बा, मैं कितनी दफ़ा उनकी दुकान से कोई सौदा लेने जाती हूँ तो वो बहुत ही बदतमीज़ी करती है। बहुत हकारत वाली खातून है, खड़ूस कहीं की। अब्बा ने मुझे डांटने के अंदाज में कहा कि बुरी बात होती है, किसी को ऐसे बुरा भला नहीं कहते। कोई जैसा भी हो हमें खुद को ठीक रखना चाहिए। इतनी देर में अम्मा भी आ गई तो मैंने दस्तरख्वान सजाया और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद अम्मा ने कहा फातिमा 2 कप चाय भी बना लो, सर आज बहुत दर्द कर रहा है। मैंने कहा अम्मा लाए मैं आपका सर दबा दूं। अम्मा ने कहा नहीं, पहले 2 कप चाय बना लो फिर सर दबा देना। पता नहीं आज मेरे सर में क्यों इतना शदीद दर्द हो रहा है।
मैंने अम्मा और अब्बा के लिए चाय बनाई और अम्मा का सर दबाने लगी। अम्मा ने मुझसे कहा, तुम चाय नहीं पियोगी? मैंने कहा, नहीं, मेरा जी नहीं चाह रहा इस वक्त चाय पीने को। मैं अम्मा का सर दबाने लगी और साथ ही अम्मा के कंधों को भी सहलाने लगी। अम्मा को सुकून महसूस हुआ तो कहने लगी, बस करो, मुझे अब नींद आ रही है। अम्मा सो गईं। अब्बा भी जाकर सहन में चारपाई पर सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या शैतान आया। मैंने सोचा क्यों ना उस खड़ूस खातून के जूते चेक किए जाएं। मैंने उसके जूतों का शॉपर खोला तो उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत जूतियां थीं। मुझे हील वाली जूती बहुत पसंद थी और ये भी हील वाली जूतियां थीं। मैं उन्हें पहनकर इधर उधर टहलने लगी। जब मेरा शौक अच्छे से पूरा हो गया तो मैंने जूते बाहर ही रख दिए और जाकर अपने बिस्तर में सो गई। सुबह सवेरे कोई बहुत जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। मैं आंखें मलते हुई दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटा जा रहा था। मैंने कहा, कौन है भाई? क्या हमारा दरवाज़ा तोड़ना है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से पीट रहे हो? मैंने गुस्से से बोलते हुए दरवाज़ा खोला तो आगे वही खड़ूस औरत खड़ी थी और मुझे घूरते हुए बोली कि तमीज़ नहीं है बात करने की। मैंने गुस्से में कहा, दरवाज़ा खटखटाने के भी कुछ असूल होते हैं। वो तो मेरी इतनी बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई और अब्बा को बुलाने लगी। हाजी साहब कहाँ पर हैं? क्या आपने इसको तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों छोटों से कैसे बात करते हैं? अब्बा जल्दी से दरवाजे पर आए तो उस औरत को दरवाजे पर देखते हुए माजरत करने लगे और मुझसे कहने लगे, जाओ तुम अंदर अपनी अम्मा को भेजो। मैं गुस्से से अंदर चली गई और जाकर अम्मा से कहा, जाएं, बाहर खड़ूस औरत आई है। अम्मा मुझे कहते हुए बाहर गईं तो वो अब्बा से लड़ रही थी कि आपकी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है। अब्बा ने कहा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपके जूते घर ही ले आया था। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए दुकान थोड़ी लेट खोलनी थी। अब्बा ने उसके शॉपर को देखा तो शॉपर में से जूते गायब थे। अब्बा ने अम्मा से पूछा, इसमें जूते थे, जूते कहाँ गए? अम्मा ने कहा, पता नहीं, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो आपके सामने रात को जल्दी सो गई थी। अब्बा ने मुझे आवाज़ दी, फातिमा, इस शॉपर में जूते पड़े थे, कहाँ पर हैं? डर के मारे मेरी जान निकल गई क्योंकि जूते तो मैंने रात को पहने थे और बाहर ही छोड़ दिए थे। शॉपर में तो डालना भूल ही गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और जूते इकट्ठे करके शॉपर में डालने लगी तो वो अब्बा से कहती कि ये जूते शॉपर से किसने निकाले हैं? क्या किसी ने पहन कर देखे हैं? तो मैंने शॉपर पकड़ाते हुए कहा, देख लें कोई चीज़ उतर कर गिर ना गई हो आपके जूतों की। वो मुझे घूरने लगी। हमारी ये पहली मुलाकात थी और पहली ही तकरार भी। मुझे ये औरत एक आंख नहीं भाती थी क्योंकि इसकी आदत बहुत ही गंदी थी कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, बाकी सबको हकीर जानती थी। उसके साथ एक बच्ची थी जो कि नाबीना थी। वो अब्बा को बातें सुनाती हुई चली गई। अब्बा ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे डांटना शुरू कर दिया कि कितनी दफ़ा समझाया है बड़े छोटे का लिहाज रखा करो, और अम्मा से कहने लगे कि इसे कुछ सिखाओ, कल को इसकी शादी करनी है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि अब्बा ने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी उस औरत की वजह से। मुझे रह रहकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब्बा बोलते हुए घर से अपने काम पर चले गए। अब मेरा जी चाह रहा था कि किसी तरह मैं भी उसके शौहर तक उसकी करतूतों की कहानी पहुंचाऊं। अम्मा मुझे समझाते हुए अपने काम पर चली गई। मुझसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि ये घर आकर मेरे अम्मा अब्बा को मेरे खिलाफ कर गई है। अब मैं भी किसी तरह इसके घर में फसाद डलवाऊंगी। मैं अभी कोई तरकीब लड़ा रही थी कि नादिया आ गई। मैंने नादिया को सारी बात बताई। नादिया भी गुस्सा करने लगी। मैंने कहा उसको किसी तरह सबक ज़रूर सिखाना चाहिए, समझती क्या है अपने आप को। मैं और नादिया सौदा लेने के बहाने उसके शौहर की दुकान पर गई। सामने कुर्सी पर कोई नहीं दिखा तो मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, दुकान में कोई है? मेरी दूसरी दफ़ा पूछने पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान दरवाज़ा खोलकर दुकान में दाखिल हुआ। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या चीज़ चाहिए आपको, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ।
तो मैंने अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल दिया। मैं बोले जा रही थी, वो मुझे सिर्फ देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं उसको डांट रही हूँ और ये मुस्कुरा कर दिखा रहा है। खैर, मैंने अपना गुस्सा उतारा और कहा कि अपने अब्बा को बता देना, ज़रा अपनी बीवी को थोड़ी सी तमीज़ सिखा दे। वहीं सुबह सुबह मुझे मेरे अब्बा से डांट पड़वा कर चली गई। सारी बातें करने के बाद मैंने उससे कहा, वैसे तुम कौन हो? उस खड़ूस के क्या लगते हो? तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि वो खड़ूस मेरी अम्मा है। मैंने ये सुना ही था कि मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने और नादिया ने घर की तरफ दौड़ लगा दी और फिर घर पहुंचकर ही सांस लिया। अब मैं और ज़्यादा डर गई कि पता नहीं ये लड़का अब्बा को शिकायत ना लगा दे, नहीं तो आज फिर अब्बा से और ज़्यादा इज्जत अफजाई होगी। मैं सारा दिन डरती रही कि कहीं घर ना आन पहुंचे। नादिया अपने घर चली गई। डर के मारे मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि कुछ ही देर में अम्मा घर आ गई। मैंने अम्मा का चेहरा देखा तो अम्मा के चेहरे पर गुस्से की कोई असरात नजर न आए। मैंने शुक्र का कलमा अदा किया कि बच गई। कुछ ही देर बाद अब्बा के भी आने का वक्त था। अब मुझे ये डर लगा हुआ था कि कहीं अब्बा तक शिकायत ना पहुंच गई हो। मैं अल्लाह से दुआएं करने लगी, अल्लाह करे उस लड़के को याद ही ना रहे मेरे अब्बा से कोई भी बात करना। अम्मा मुझे कहती, क्या मुंह में बड़बड़ा रही हो? मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही अब्बा का इंतज़ार कर रही हूँ। अब्बा अभी तक आए नहीं। अम्मा कहने लगी, तुम्हारे अब्बा का तो अभी आने का वक्त नहीं हुआ। कुछ देर बाद अब्बा भी घर आ गए। अब मैं अब्बा का चेहरा पढ़ने लगी, लेकिन मुझे अब्बा के चेहरे पर भी गुस्से के कोई आसार नजर न आए। तो मेरी सांस में सांस आई और मैंने शुक्र का कलमा अदा किया और दिल में तहैया किया कि दोबारा कभी भी ऐसे दुकान पर नहीं जाऊंगी। मैं अम्मा अब्बा को खाना देने लगी तो अचानक किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। अब्बा दरवाज़ा खोलने जाने लगे तो मैंने कहा, मैं खुद देखती हूँ, आप बैठ जाएं, खाना खाएं। मैं मुंह में दुआएं मांगती हुई दरवाजे पर गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा रंग उड़ गया। वो लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसको देखते ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर उसने अपने हाथ से दरवाज़ा बंद करने ना दिया। इतने में अब्बा की आवाज़ आई, कौन है बेटा दरवाजे पर? मेरे मुंह से डर के मारे अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, खुदा के लिए मेरे अब्बा को मेरी शिकायत मत लगाना। तो वो मुस्कुराने लगा और मुझे कहने लगा, तुम घबराई हुई भी बहुत खूबसूरत लगती हो। उसका ये कहना था कि मैं एकदम से ठंडी पड़ गई। मैंने नज़रें झुका ली। वो मुझसे कहने लगा, मैंने सुबह जब तुम्हें पहली नज़र में देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी शिकायत करने नहीं आया, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो कल मेरी दुकान पर आना। अब्बा और अम्मा घर नहीं है तो दुकान पर ही मैं मिलूँगा। इतना कहकर वो चला गया। अब मैं बहाना सोचने लगी कि मैं क्या बहाना लगाऊं। अम्मा अब्बा से कि बाहर दरवाजे पर कौन था। अब्बा ने पूछा तो मेरे मुंह से जल्दी में निकला कि वो नादिया थी। अम्मा ने कहा, अंदर क्यों नहीं आई? मैंने कहा, पता नहीं, बस वो सालन लेने आई थी। अम्मा ने कहा, अगर सालन लेने आई थी तो फिर उसे सालन दिया क्यों नहीं? मैंने गुस्से से अम्मा से कहा, मुझे नहीं पता। अम्मा ने कहा, लो, लगता है इसकी नादिया से लड़ाई हो गई है। मैंने कहा, यही समझ ले। अब्बा ने फौरन से कहा, फातिमा की अम्मा, इसको कुछ समझाओ, कल को इसका ब्याह भी रचाना है। अगर इसके ऐसे ही मिजाज रहे तो इसके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। आजकल इसको हो क्या गया है, हर किसी से लड़ने को दौड़ती है। मैं खामोशी से अम्मा और अब्बा की बातें सुनती रही और उस लड़के के बारे में सोचती रही कि आखिर उसने मुझे क्या कहना है। अभी मैं ऐसी कश्मकश में थी कि दोबारा बाहर दरवाज़ा खटका। इस दफ़ा अब्बा ने कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अब्बा दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गए तो मेरी किस्मत आगे नादिया खड़ी थी। अब्बा ने सर पर प्यार देते हुए कहा कि आज क्या अपनी सहेली से लड़ाई हो गई है? नादिया हैरानी से अब्बा का मुंह तकने लगी। इससे पहले कि नादिया अब्बा से कुछ कहती, मैंने फौरन से कहा कि अब क्या करने आई हो? जब मुझसे लड़ती हो तब नहीं तुम्हें पता चलता
कि मेरा दिल दुखता है। वो मेरा मुंह हैरानी से देखने लगी और साथ ही कहती, हाँ बाबा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ और साथ ये पोटे कलेजियों का सालन बनाया था, ये देने आई थी। तुम्हारा पसंदीदा है ना? नादिया का इतना कहना था कि अम्मा शुरू हो गईं, तो क्या तुम कलेजियाँ नहीं खाती? नादिया कहने लगी, मेरी तो बहुत पसंदीदा है। इससे पहले कि अम्मा कोई और सवाल करती, मैंने नादिया का बाजू पकड़ा और उसे किचन में ले गई और वहाँ जाकर सारी बात नादिया को बताई। मैंने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, बाल बाल बच गई। आज मैं तो मारी ही जाती। मैंने नादिया को उस लड़के के बारे में बताया कि उसने मुझे सुबह अपनी दुकान पर बुलाया है। मैंने नादिया से कहा कि नादिया, लड़का तो मुझे भी पहली नज़र में बहुत पसंद आया है, लेकिन उसकी माँ की वजह से मैं डर जाती हूँ। नादिया ने मुझसे कहा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काकाजी। अगर उसका बेटा राजी होगा और सच में तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा है तो वो अपनी अम्मा को खुद ही मना लेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने नादिया से कहा कि सुबह वक्त पर आ जाना, मैं जाकर ज़रा उसकी बात सुनाऊंगी। नादिया हाँ में सर हिलाते हुए चली गई। अब मुझे सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। एक बेचैनी सी थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। अम्मा की आंख खुली तो अम्मा ने मुझसे कहा, अरे तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? मैंने अम्मा से कहा, पता नहीं अम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मा कहने लगी, सुबह देर तक सोई रही होगी, इसीलिए अभी तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो अभी नहीं सोगी तो सुबह देर तक सोई रहोगी। तुम अपनी आदत ठीक कर लो, सोने की और उठने की। अम्मा मुझे 4 बातें सुनाते हुए मुंह मोड़कर सो गईं। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार सुबह ने अपना दीदार करवाया। जैसे ही सुबह हुई, अब मुझे इस बात की जल्दी थी कि अब्बा और अम्मा जल्दी अपने अपने कामों पर चले जाएं, फिर ही मैं दुकान पर जा सकूंगी। मैंने अब्बा को उठाया तो अब्बा ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ज़रा दुकान देर से ही खोलूँगा। अम्मा को उठाया तो अम्मा ने भी यही कहा कि आज मैं देर से जाऊँगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस काम की वजह से मैं सारी रात नहीं सोई, पूरी रात इंतज़ार की सूली पर लटकी रही, उस काम में और ज़्यादा देर हो रही है। अब मैं गुमसुम बैठी इस इंतज़ार में थी कि अम्मा अब्बा अपने अपने काम पर निकले। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं। अम्मा और अब्बा दोनों एक साथ काम के लिए निकले। मैंने जल्दी से नादिया को बुलवाया। नादिया नाश्ता कर रही थी। चाय का कप हाथ में पकड़े जल्दी से मेरे घर आ गई। मैंने उससे कहा कि जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करो और फिर मेरे साथ दुकान पर चलो। नादिया ने पूछा, तुमने नाश्ता कर लिया है? मैंने उसे कहा कि नहीं, नाश्ता क्या, मैं तो सारी रात एक लम्हे के लिए सो नहीं पाई। पहले ये मामला हल हो जाए तो फिर सुकून से आकर नाश्ता करूँगी। पता नहीं उसने मुझे दुकान पर क्यों बुलाया है। नादिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जाहिर सी बात है, उसने तुम्हें दुकान पर तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए बुलाया है। अपनी मर्जी तो वो तुम्हें रात को बता गया है। मैंने कहा, हाँ, शायद यही बात हो। मैंने नादिया से पूछा, अगर वो मुझसे पूछे तो मैं उसे क्या जवाब दूं? नादिया ने कहा कि तुम भी उसे कोई भी रजामंदी का इशारा मत देना। नादिया ने चाय ख़त्म की और मेरे साथ दुकान पर गई। दुकान पर उस लड़के के सिवा और कोई ना था। उसने मुझे आते देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट निखर कर सामने आई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं हौसला करके उसकी दुकान पर गई और पूछा कि हाँ, कल रात क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलो, मैंने वापस घर जाना है। मेरा नाम अरसल है और मैं खड़ूस औरत का इकलौता बेटा हूँ। ये दुकान मेरे अब्बा की है। मैंने 10 जमातें पास की हैं। मैंने अरसल से कहा कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा, इसलिए ताकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सको। मैं घुमा फिरा के बात करने का आदी नहीं हूँ। मुझे तुम पहली नज़र में बहुत पसंद आई। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं अपने माँ बाप को रिश्ता देकर तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। उसने 2 टोक मेरे साथ यही बात की तो मैं बिल्कुल ठंडी पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अरसल को उन बातों का क्या जवाब दूँ।
मैंने नादिया की तरफ देखा और चुपचाप दुकान से घर के लिए निकलने लगी। अरसल ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं कांपे जा रही थी। मैंने कहा, अरसल मेरा हाथ छोड़ो। उसने कहा, जब तक तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी नादिया ने अरसल से कहा, तुम्हारी माँ तो फातिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वो रिश्ता कैसे मांगेगी? और क्या वो तुम्हारी शादी से होने देगी? देखो, मेरी सहेली के दिल के साथ मत खेलना। अगर वाकई में तुम फातिमा से मोहब्बत करते हो और इसके लिए कुछ कर सकते हो तो सबसे पहले अपनी माँ को मनाओ। अगर तुम्हारी माँ मान जाती है तो फातिमा को भी तुमसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि फातिमा भी तुम्हें पसंद करती है। नादिया ने मेरी तरफ से वो सब कुछ अरसल को बोल दिया जो वो सुनना चाहता था। वो खुश हो गया और कहने लगा कि मैं अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजूंगा। मैंने उससे जाते जाते पूछा कि अगर तुम इकलौते बेटे हो अपने वालिदैन के, तो वो उस दिन एक नाबीना लड़की तुम्हारी माँ के साथ थी, वो कौन थी? अरसल ने बताया कि वो उसकी छोटी बहन है। मैं, मेरे अब्बा, अम्मा और रुकैया ही हैं घर में। अब तुम आ जाओगी तो हम 5 हो जाएंगे। मैं शर्माई और अपना हाथ छुड़वाकर घर के लिए भागी। जैसे ही मैं घर आई तो अम्मा दरवाजे के पास बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे आते देखा तो अम्मा ने कहा, तुम कहाँ गई हुई थी घर को ताला लगाकर? मैं परेशान हो गई। अम्मा से कहा कि मैं ज़रा ये नादिया के साथ दुकान तक गई थी। नादिया ने कुछ सामान खरीदना था। हमारे खाली हाथ देखकर अम्मा की नज़रों में कई सवाल थे। मैंने जल्दी से ताला खोला और अंदर चली गई। नादिया अपने घर वापस चली गई। मैंने सारे काम शाम समेटे। अम्मा ने मुझसे पूछा कि कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैंने अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं। भला मैं क्यों आपसे कोई बात छुपाऊंगी? माँ तो सहेली जैसी होती है। अगर कोई बात हुई तो मैं सबसे पहले आपसे ही करूँगी। अम्मा ने मेरी ये बात सुनी तो खुश हो गई। मैंने खाना बनाया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिए। अब मैं अरसल के ख्यालों में खोई रहती। हर वक्त उसकी याद मुझे सताती रहती। हम छुप छुप कर दुकान पर मिलने लगे। कभी अरसल कोई चीज़ देने के बहाने हमारे घर आ जाता। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अरसल ने मेरे अब्बा से बात कर ली। अरसल ने अब्बा से कहा कि मैं फातिमा को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रिश्ता लेकर हाजिर होना चाहता हूँ। पहले तो अब्बा घबरा गए और उससे कहने लगे कि तुम्हारी माँ फातिमा को कभी कबूल नहीं करेगी। अरसल के बहुत इसरार करने पर अब्बा ने कहा कि चलो, अगर तुम्हारी माँ मान जाती है और रिश्ता ले आती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं तुम दोनों की शादी करने पर। अरसल की खुशी की कोई इंतहा न रही। अरसल ने अपने घर में जब मेरे रिश्ते की बात चलाई तो उसकी माँ ने बहुत ज़्यादा तमाशा लगाया। मुझे ये डर अंदर ही अंदर खाता जाता कि अगर वो हमारे घर आके कोई बखेड़ा खड़ा किया तो अम्मा अब्बा की गांव में कितनी बेइज्जती होगी। मैंने अरसल से कहा कि अपनी माँ को हमारे घर मत आने देना। अरसल ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, ये मेरा मामला है, मैं खुद हल कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह जाने अरसल ने कैसे करके आखिरकार 3 माह बाद अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए मना ही लिया। अरसल की माँ बददिली से ही सही लेकिन मेरे लिए अरसल का रिश्ता लेकर आई। अम्मा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो अरसल की माँ कुछ शर्तें रखने लगी, दाज वगैरह की। अरसल भी साथ आया था। अरसल और अरसल के अब्बा ने फ़ौरन से कहा कि हमें एक चीज़ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 कपड़ों में रुखसती दे दें। अम्मा ने कहा कि 2 कपड़ों में तो नहीं, हमने भी जाहिर है कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो किया ही हुआ है, लेकिन हम और डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। जो कुछ है ये सब फातिमा का ही है। सब मामला तय होने के बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ शोर व गुल फैला हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं दुल्हन के लिबास में बैठी अपने घर को गौर से देख रही थी। मैंने अपना बचपन इस घर में गुजारा था और मैं इसे आज छोड़कर जाने वाली थी, तो दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के साथ अपना सर टिकाए बाहर गली में झांक रही थी। पूरी गली सुनसान पड़ी थी,
लेकिन हमारे घर के अंदर ढोल और गानों की आवाज़ों ने एक खुशगवार मंजर बना रखा था। नादिया और गांव की कुछ और सहेलियां मुझसे छेड़ाछाड़ी कर रही थीं। मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। नादिया ने मुझसे कहा कि आज तो अरसल भाई की खैर नहीं। सब मजाक कर रही थी कि अचानक से बाहर से आवाज़ आई कि बारात आ गई है, इस्तकबाल के लिए बाहर आ जाओ। सारी लड़कियां दौड़कर बाहर गईं। नादिया भी जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठा लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नादिया हंसने लगी और कहने लगी कि तुम तो अभी से ठंडी पड़ी जा रही हो, अभी तो सिर्फ बारात आई है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मेरी दोस्त मजाक करते हुए नादिया कहकहे लगाकर हंसने लगी। इतने में मैंने अपने कमरे की तरफ अब्बा और अम्मा को मौलवी साहब के साथ आते देखा। मौलवी साहब ने निकाह के पेपर पर मेरे साइन लिए। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि अरसल का पूरा नाम रज़ा अरसल था। हर तरफ से मुबारकबाद की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कई सपने मन में सजाए हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आज आखिरकार अपनी मोहब्बत को पा ही लिया था। मैं बैठी सोच रही थी कि कितने माह लगे अरसल को अपनी माँ को मनाने में। अल्लाह करे अभी आगे कोई बखेड़ा ना खड़ा करे और हमेशा मुझे अपना समझकर मेरे साथ चले। सोचों में डूबी हुई थी कि मुझे अम्मा ने आकर बताया कि अरसल की माँ का मुंह सूजा हुआ है। वो तो इतना मुंह फुलाए एक साइड पर बैठी है। गांव वाले सारे बातें कर रहे हैं। मैंने अम्मा से कहा, परेशान ना हो, अरसल देख लेगा। अल्लाह अल्लाह करके रुखसती का वक्त आया। मेरी आंखें अश्क पार हो गईं जब अब्बा ने मुझसे आकर कहा, फातिमा तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी से अब्बा के सीने के साथ लिपट कर रोने लगी। अम्मा ने भी मेरे सर पर प्यार दिया और मुझे अपने गले से लगाया और मेरे कान में हल्की सी आवाज़ में कहा, बेटा मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कबूल करेगी, लेकिन अपनी मोहब्बत से अपनी सास का दिल मोह लेना। मैंने अम्मा से कहा, परेशान मत हो, मैं और अरसल मिलकर इस सारे मामले को हल कर लेंगे। मैं रोसत होकर अरसल के साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए अपने नए घर चली गई। मैं नहीं जानती थी कि जिस रिश्ते को निभाने के लिए मैं इतनी भाग दौड़ कर रही हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश लिए बैठा है। शादी के बाद अरसल की माँ ने मुझे कभी बुलाया ही नहीं था। उसकी कुछ बातें मुझे मशकूक लगती थीं। मेरी नंद जो कि नाबीना थी और एक हाफजा थी। अरसल की माँ रोज़ाना रुकैया को घर से ये कहकर ले जाती कि किसी मोहल्ले में तिलावत के लिए जा रही है, और जब भी रुकैया वापस घर आती तो उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आती। वो मेरे कमरे में आकर मेरे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोती। मुझे उसके रोने की समझ नहीं आती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। कुछ दिन ही हुए थे कि अरसल की माँ मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करना शुरू हो गई। अरसल की माँ मेरे खाने पीने का ख्याल रखती, क्योंकि अरसल ने अपनी माँ को ये खुशखबरी दी थी कि फातिमा माँ बनने वाली है। मैं समझती थी कि शायद यही वजह है कि दादी बनने की खुशखबरी सुनकर उसका दिल मेरे लिए मौम हो गया, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसने मुझे कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। ये सब एक दिखावा था। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती, मुझे बहुत दुआएं देती, पर मुझे हर वक्त अपनी सास पर शक रहता, क्योंकि वो रुकैया के साथ कुछ तो गलत कर रही थी जो हम सब की नज़रों से ओझल था। एक दिन जब मेरी सास रुकैया को लेकर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा कि ये कौन लोग हैं जो रोज़ रोज़ तिलावत करवाते हैं और आप हर रोज़ रुकैया को लेकर जाती हैं। मेरी इस बात का शायद उसको बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि गांव से बाहर और गांव में कुछ थोड़े मोहल्ले हैं जहां हम जा सकती हैं और तिलावत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। ये कहकर वो गुस्से से रुकैया को लेते हुए बाहर निकल गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने आज ठान ली कि रुकैया आएगी तो मैं उससे प्यार से ज़रूर पूछूंगी कि उसकी अम्मा उसे कहाँ लेकर जाती है। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन रुकैया का और मेरी सास का कुछ पता न था। मुझे फिक्र खाए जाने लगी कि आखिर आज इतनी देर कहाँ लगा दी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अचानक से मैंने रुकैया को घर के अंदर आते देखा। सास ने उसका बाजू पकड़ा हुआ था।
मेरा अभी इतना पूछना ही था कि खैरियत है, आज बड़ी देर लग गई। तो रुकैया अपना बाजू छुड़ाते हुए मेरे साथ आकर लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। सास ये सारा माजरा देख रही थी। मैंने रुकैया को चुप कराते हुए उसका बाजू पकड़ा और अपने कमरे में ले आई। मैंने रुकैया से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम रोज़ाना अम्मा के साथ जाती हो और वापस आकर मेरे गले रख कर रोती हो? तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी बदबू भी आती है। तो जब मुझे उसने एक बात बताई तो मेरी चीखें निकल गईं। रुकैया ने मुझसे कहा कि मैं अरसल की सगी बहन नहीं हूँ, मैं अरसल की सौतेली बहन हूँ। इस तरह मैं अम्मा की सौतेली बेटी भी हूँ। मेरे अब्बा ने 2 शादियाँ की, एक अरसल की माँ से और एक मेरी माँ से। क्योंकि अरसल की माँ पहली बीवी थी, इसलिए मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मेरी माँ को अम्मा ने इतनी परेशानियाँ दी कि उनकी दिमाग की नस फटने से मौत हो गई। मैं पैदाइशी अंधी थी, इसलिए सिवाय महसूस करने के और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे साथ अम्मा का रवैया ठीक नहीं है। अब यही बात की थी कि सास मेरे कमरे में तशरीफ़ ले आई और मुझसे कहने लगी, क्या जानना चाहती हो रुकैया से? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि क्यों रो रही है। उसने रुकैया का बाजू पकड़ा और अपने साथ उसे अपने कमरे में ले गई। खुदा जाने उसको क्या क्या कहा, कितना डराया धमकाया। मैं रुकैया को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। मैंने अरसल से बात की कि पता नहीं अम्मा रोज़ाना रुकैया को कहाँ लेकर जाती हैं, और जब ये आती है तो इसके बदन से अजीब सी बदबू आ रही होती है और रुकैया बहुत रोती है। अरसल ने कहा तिलावत करवाने के लिए लेकर जाती हैं। अब इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। तुम अम्मा के लिए अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आसानी हो जाएगी एक दूसरे के साथ रहने में। मुझे अरसल की इस बात से बहुत दुख हुआ। वो अपनी माँ की हरकतों पर गौर करना ही नहीं चाहता था। इस लापरवाही का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, जिससे हम सब बेखबर थे। मुझे अपनी सास पर पहले दिन से ही शक था। वो बहुत सी ऐसी हरकतें कर जाती जो मशकूक लगती। उनका प्यार करना भी एक दिखावा नजर आता था। मेरे या रुकैया के साथ उनका जो भी मामला था उसमें ज़्यादातर दिखावा था। दिल से वो बिल्कुल भी हमारे साथ ठीक नहीं थी। मुझे अपनी तो फिक्र थी ही, मुझे अपने आने वाले बच्चे की और रुकैया की फिक्र ज़्यादा खाए जा रही थी। समझ से बाहर था कि मैं कैसे रुकैया से मिलूं और उससे सारा मामला जानूं। उस दिन से सास ने रुकैया को मेरे पास बैठने और मिलने से सख्ती से मना कर दिया। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मा रुकैया को लेकर तिलावत का बहाना करके घर से बाहर चली गई। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन अम्मा और रुकैया का कुछ पता ही ना था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने अरसल को कहा कि आप पता करें अम्मा और रुकैया कहाँ पर हैं। उन्होंने मेरी बात पर गौर ना करते हुए कहा कि आ जाएंगी, तुम रुकैया का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? अपनी हालत तुम्हारी ठीक नहीं और तुम्हें हर वक्त रुकैया की पड़ी रहती है। मेरे भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो गया था। आज जब मैं नहाने गई तो मैंने अपने जिस्म पर अजीब तरह के धब्बे देखे। मैंने अरसल से कहा कि मेरे जिस्म पर पता नहीं अजीब तरह के निशान हैं जो बहुत तादाद में तेज़ी से बनते जा रहे हैं। अरसल ने कहा, अच्छा डॉक्टर को चेक करवा लेंगे। आज मैंने डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाना था। सास का इंतज़ार करने लगी कि आ जाएं तो उन्हें बता कर जाती हूँ। मेरे लाख दफ़ा कहने पर भी अरसल ने अम्मा और रुकैया का पता नहीं किया। थोड़ी देर बाद ये खबर मिली कि रुकैया मर गई है। जब उसकी लाश घर लेकर आए तो उसकी लाश में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैं जानती थी कि इस सब खेल के पीछे मेरी सास का हाथ है। मैंने पुलिस को बुलाया कि पोस्टमार्टम किया जाए ताकि मेरी सास रंगे हाथों पकड़ी जाए। मैंने पोस्टमार्टम के लिए शोर मचाया कि मेरी सास पकड़ी जाए, पर मेरी जान तो तब निकली जब रुकैया के जिस्म पर भी मेरे जिस्म जैसे निशान थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई। पोस्टमार्टम करवाने पर पता चला कि सास रुकैया को कोई ऐसी दवाई देती थी जो जिस्म में जाकर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को ख़त्म करती थी। उस दवाई से जिस्म के तमाम आज़ा गल सड़ जाते थे। रुकैया की मौत की वजह भी यही पता चली।
ارسل نے میرا چیک اپ کروایا تو اس میں بھی یہی آیا کہ کوئی زہریلی دوا پلائی جا رہی ہے جس سے ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ میری کوئی نیکی میرے آگے آ گئی کہ اللہ نے مجھے وقت پر ایسے حادثے سے بچا لیا۔ ارسل نے میرا علاج کروایا، میں اور میرا بچہ بچ گئے۔ انویسٹیگیشن کرنے پر معلوم ہوا کہ ارسل کی ماں نہ صرف رقیہ کی بلکہ میرے بچے کی رقیہ کی ماں کی بھی گنہگار تھی۔ رقیہ کی ماں کو بھی یہی زہریلی دوا پلا کر مارا گیا تھا۔ ارسل کی ماں کو عمر قید سنائی گئی۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں اپنے رب کا سجدے میں جا کر شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری اور میرے بچے کی جان بچائی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔